इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे आरएम का जो आपको है उसका आपको यहाँ पर भाग 6 भारतीय विदेश नीति का अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 के अंतर्गत आपको पार्ट तीसरा होगा। अध्याय 3 आपको है भारत का आपको महाशक्तियों के साथ संबंध में आपको ये पार्ट तीसरा होगा। इस पार्ट के अंतर्गत पार्ट तीसरे के अंतर्गत हम आपको यहाँ पे भारत और चीन के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंतर्गत हम भारत और चीन के संबंध का पढ़ें। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए चीन के शांतिपूर्ण उदय, देखिए चीन के शांतिपूर्ण उदय आपको देखिए पीसफुल राइजिंग ऑफ चाइना, देखिए पीसफुल राइजिंग ऑफ चाइना आप यहाँ पर देखिए। इसमें देखिए चीन के आपको सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या देखिए चीन पश्चिमी शक्तियों की, देखिए चीन पश्चिमी शक्तियों की भांति युद्ध विस्तारवादी नीति तथा आक्रमणकारी नीतियों का प्रयोग नहीं करेगा। चीन के शांतिपूर्ण उदय का आपको देखिए पीसफुल राइजिंग ऑफ चाइना देखिए, जिसमें आपको यहाँ पहला है क्या चीन पश्चिमी शक्तियों की भांति युद्ध विस्तारवादी नीति तथा आक्रमणकारिता यहाँ पर। दूसरा देखिए अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के आर्थिक विकास पर बल दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था को दूसरा आपके यहाँ पर क्या कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के आर्थिक विकास पर बल दिया जाएगा। वैज्ञानिक प्रगति द्वारा चीन का विकास होगा। वैज्ञानिक प्रगति द्वारा चीन का विकास होगा, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो और सहयोगी विकास पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत चीन ने प्रत्येक राज्य के साथ सहयोग पर बल दिया। इसके अंतर्गत चीन ने प्रत्येक राज्य के साथ सहयोग पर बल दिया। अब चौथा पॉइंट आपको चीन के राष्ट्रीय हित है। चीन के राष्ट्रीय हित मानवता के साझे हितों से मिलते जुलते हैं। चीन के राष्ट्रीय हित जो हैं आपको मानवता के साझे हितों से मिलते जुलते हैं। अब देखिए मध्यम राज्य या मिडिल किंगडम का सिद्धांत देखिए। मध्यम राज्य या मिडिल किंगडम का सिद्धांत यहाँ देखिए। इस सिद्धांत की मान्यताएं निम्नलिखित है, जिसमें पर आप क्या देखिए चीन स्वर्ग के सबसे निकट, देखिए चीन स्वर्ग के सबसे निकट है। चीन की पौराणिक मान्यता के अनुसार देखिए पौराणिक मान्यता के अनुसार धरती का केंद्रीय बिंदु है। चीन की पौराणिक मान्यता के अनुसार चीन की पौराणिक आपके यहाँ देखिए चीन की पौराणिक मान्यता के अनुसार धरती का केंद्रीय बिंदु है। तीसरा देखिए चीनी जाति सब एवं अन्य जातियाँ बराबर। चीनी जाति आपको सब एवं अन्य जातियाँ बराबर है। चीनी जाति आपको सब एवं अन्य जातियाँ आपको बराबर है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए माओ की 5 उंगलियों का सिद्धांत देखिए। माओ की 5 उंगलियों का सिद्धांत देखिए। माओ के अनुसार चीन हाथ है, तो माओ के अनुसार चीन हाथ है तो तिब्बत हथेली है। उस तिब्बत की 5 उंगलियों नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। माओ के अनुसार देखिए चीन हाथ है, तिब्बत हथेली है। उस तिब्बत की 5 उंगलियां देखिए, उस तिब्बत की 5 उंगलियां नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। देखिए चीन ने वर्ष 1962 के युद्ध को साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के बीच के युद्ध के रूप में परिचित किया। चीन ने वर्ष 1962 के युद्ध को आपको साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के बीच के युद्ध के रूप में परिचित किया। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मेरे स्वप्न माय ड्रीम का नारा दिया। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मेरे स्वप्न माय ड्रीम का नारा दिया। अब इनके संबंधों के इतिहास देखिए। भारत और चीन के मध्य भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंध विद्वान है। चीनी यात्रियों हेनसांग और फाहियान ने भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक खोज के लिए भारत की यात्रा की तथा दोनों देश एशिया की दो बड़ी महाशक्तियाँ हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने एशियाई अफ्रीकी एकता को शक्तिशाली बनाने के लिए चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर प्रभावी बल प्रदान किया। फिर आगे यहाँ पर देखिए वर्ष 1949 में चीन नामक साम्यवादी देश की स्थापना हुई, जिसका भारत ने समर्थन किया। जबकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का विरोध किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता का समर्थन किया। वर्ष 1950 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, जिसके बाद भारत ने तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त भाग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। अब के भाई का संबंध यहाँ देखिए। भारत एवं चीन के बीच आरंभ से अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास हुआ। भारत एवं चीन के बीच आपको आरंभ में अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास हुआ, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दोनों देशों के बीच पंचशील का समझौता वर्ष 1954 में पंचशील समझौता लागू हुआ था। वो पंचशील समझौता है
जो भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, जिसमें प्राधिक एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान की भावना पर आचरण करना, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान की भावना पर आचरण करना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, दूसरा पॉइंट हुआ एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, चौथा आपको देखिए परस्पर समानता और मित्रता की भावना, और पांचवा आपको है शांतिपूर्ण स्वास्थ्य है। देखिए दोनों देशों के बीच मित्रता का स्वर्णिम समय वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन में देखा गया, जिसे एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन भी कहा गया। दोनों देशों के बीच आपको मित्रता का स्वर्णिम समय आपको वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन में भी देखा गया, जिसे एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन भी कहा गया। अब देखिए संबंधों में कड़वाहट चीन की विदेश नीति में यथार्थवाद अत्यधिक प्रभावी रहा है। चीन की विदेश नीति आपके यथार्थवाद अत्यधिक प्रभावित रहा है। देखिए इससे चीन ने पहले भारत एवं चीन सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया तथा काराकोरम राजमार्ग 1956-57 में काराकोरम राजमार्ग का भी निर्माण कर ली। उसके बाद चीन ने आधिकारिक रूप में कहा कि भारत एवं चीन सीमा का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ है। चीन ने मैकमोहन लाइन को भी अस्वीकार कर दिया। वर्तमान अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहा, जबकि चीन द्वारा पहले सीमा विवाद का कभी उल्लेख नहीं किया गया। वर्ष 1959 में तिब्बतियों ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वर्ष 1959 में तिब्बतियों ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दलाई लामा समेत लाखों तिब्बती भारत आ गए, जिससे चीन का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध और आक्रामक हो गया। चीन के द्वारा भारतीय सीमा पर अतिक्रमण होने लगा। अंततः सितंबर 1962 में चीन ने भारत पर सैनिक आक्रमण कर दिया और अरुणाचल प्रदेश जिसे पहले नेपाल कहा जाता था और लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद चीनी सेना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। इसके बाद भारत एवं चीन संबंध अत्यधिक शत्रुतापूर्ण हो गए। भारत के अनुसार जब तक चीन भारतीय क्षेत्र को मुक्त नहीं करेगा, तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं किए जाएंगे। चीन द्वारा इस आक्रमण के लिए भारतीय सेना और सरकार तैयार नहीं थी। इसलिए इसे विदेश नीति की बड़ी विफलता माना गया। वर्ष 1965 के भारत में पाकिस्तान युद्ध में चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया था। वर्ष 1971 के भारत में पाकिस्तान युद्ध में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। वर्ष 1974 में भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण को परमाणु ब्लैकमेलिंग कहा था। वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में विलय का विरोध किया तथा वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में विलय का भी विरोध किया। अब देखिए वर्ष 1976 आप यहाँ देखिए वर्ष 1976 में भारत एवं चीन संबंधों को समान करने के नई पहल हुई, क्योंकि इस वर्ष भारत ने चीन में राजदूत की नियुक्ति की। वर्ष 1962 के बाद भारत का चीन में कोई राजदूत नहीं था। वर्ष 1962 के बाद भारत का चीन में कोई राजदूत नहीं था। अब लेकिन नए स्थिति के कारण जनता पार्टी सरकार चीन के साथ संबंध समान नहीं कर सकी। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की, लेकिन चीन के द्वारा वर्ष 1979 में वियतनाम पर आक्रमण करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत वापस आ गए। अब देखिए डेंग सियाओपिंग ने चीनी विदेश नीति में आर्थिक मुद्दों पर सर्वाधिक बल दिया। डेंग सियाओपिंग ने चीनी विदेश नीति में आर्थिक मुद्दों पर सर्वाधिक बल दिया और उन्होंने कहा कि सीमा विवाद जैसे मुद्दों को आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बीच अलगाव करने का प्रयत्न किया। वर्ष 1980 के दशक में भारत ने भी महसूस किया कि सीमा पर दोनों ओर से चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद भारत के हित में नहीं है। वर्ष 1980 के दशक में भारत ने भी महसूस किया कि सीमा पर दोनों ओर से चीन और पाकिस्तान के
साथ विवाद भारत के हित में नहीं है। इससे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत एवं चीन संबंधों में सुधार को लेकर प्रयत्न किया। वर्ष 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और कहा कि चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाएंगे। सीमा विवाद के कारण चीन के साथ संबंधों को स्थगित नहीं किया जाएगा। अब देखिए शीत युद्ध बीच में भारत और चीन, देखिए शीत युद्ध बीच में भारत और चीन के साथ संबंध, शीत युद्ध बीच में भारत और चीन के संबंध नॉन जीरो सम गेम पर आधारित है। 21वीं शताब्दी चीन का एक महाशक्ति के रूप में उदय विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय विदेश नीति पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखा जा सकता है। भारतीय विदेश नीति पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि चीनी विदेश नीति में विस्तारवादी महत्वाकांक्षा सदैव विद्यमान रही है। चीन की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप चीन तेजी से अपना सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन की आर्थिक समृद्धि के परिणामस्वरूप चीन तेजी से अपना सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है। वर्तमान समय में चीन का रक्षा खर्च अमेरिका के पश्चात विश्व में सर्वाधिक है। शीत युद्ध बीच में संबंधों में आशातीत सुधार हुआ है, लेकिन चीन के साथ बेहतर संबंधों को निर्मित करते हुए भारत को अपनी सामरिक क्षमता में निर्णायक वृद्धि करना होगा। देखिए शीत युद्ध बीच में संबंधों में आशातीत सुधार हुआ है, लेकिन चीन के साथ बेहतर संबंधों को निर्मित करते हुए भारत को अपनी सामरिक क्षमता में निर्णायक वृद्धि करना होगा। शीत युद्ध बीच में भारत दुनिया को शीत युद्ध बीच में भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया के 10 बड़े बाजारों में से एक है। इसे चीन ने भारत के प्रति अपनी नीति का पुनरावलोकन किया है। भारत ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमा विवाद उपस्थित होने के बावजूद चीन के साथ अन्य क्षेत्रों में सुधार पर बल प्रदान किया है। भारत ने भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमा विवाद उपस्थित होने के बावजूद चीन के साथ अन्य क्षेत्रों में सुधार पर बल प्रदान किया है। भारत ने भी यथार्थ दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमा विवाद उपस्थित होने के बावजूद चीन के साथ अन्य क्षेत्रों में सुधार पर बल प्रदान किया है। अब देखिए सीमा विवाद का मुद्दा देखिए। सीमा विवाद के संदर्भ में हमारे द्वारा सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भारत और चीन के मध्य समूची 4057 किलोमीटर की सीमा लाइन का अभी भी सीमांकन नहीं किया गया है। देखिए सीमा विवाद के संदर्भ में हमारे द्वारा सत्य प्रतीत होती है कि भारत और चीन के मध्य समूची 4057 किलोमीटर की सीमा लाइन का अभी भी सीमांकन नहीं किया गया। वर्ष 1988 राजीव गांधी की यात्रा से सीमा विवाद के संदर्भ में जो भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ वो निम्नलिखित इसमें पढ़ा। देखिए आपको क्या कि भारत एवं चीन के अरुणाचल क्षेत्र को मैकमोहन रेखा के द्वारा सीमा विभाजित होती है। भारत एवं चीन के मध्य अरुणाचल क्षेत्र मैकमोहन रेखा के द्वारा सीमा विभाजित होती है। अब देखिए भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद अभी भी मूल समस्या है। सीमा विवाद का समाधान एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान परस्पर सहयोग के द्वारा किया जाएगा। देखिए सीमा विवाद देखिए भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद अभी भी मूल समस्या है। सीमा विवाद का समाधान एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान परस्पर सहयोग के द्वारा किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वर्ष 1988 से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना हुई। वर्ष 1996 नियंत्रण लाइन पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का समझौता हुआ। वर्ष 2003 अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान सीमा विवाद को सुलझाने की विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई। चीन की नीति भारत पर दबाव बनाने की है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित है। चीन ने विश्व के अधिकांश देशों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है, जबकि भारत के साथ यह विवाद अभी भी बना हुआ है। चीन ने विश्व के अधिकांश देशों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है, जबकि भारत के साथ यह अभी भी बना हुआ है। अब हम आगे देखिए आपको कि दूसरा चीन विश्व के समक्ष यह प्रदर्शित करना चाहता है कि सीमा विवाद के समाधान ना हो पाने का मूल कारण भारत है। चीन विश्व के समक्ष यह प्रदर्शित करना चाहता है कि सीमा विवाद के समाधान ना हो पाने का मूल कारण भारत है।
तीसरा देखिए चीन पहले पश्चिमी सेक्टर में विवाद के समाधान पर मूल बल देता है। चीन पहले देखिए आपको चीन पहले पश्चिमी सेक्टर में विवाद के समाधान पर मूल बल देता है। चीन पहले पश्चिमी सेक्टर में विवाद के समाधान पर मूल बल देता है, लेकिन वर्तमान में वह पूर्वी सेक्टर पर ज़्यादा बल दे रहा है। वो चीन के द्वारा आपको दौलत बेग ऑलरेडी क्षेत्र में सीमा का अतिक्रमण किया गया है। देखिए चीन पहले पश्चिमी सेक्टर में विवाद के समाधान पर मूल बल देता था। चीन पहले पश्चिमी सेक्टर में विवाद के समाधान पर मूल बल देता। चीन पहले पश्चिमी सेक्टर में विवाद के समाधान पर मूल बल देता था, लेकिन वर्तमान में वह पूर्वी सेक्टर पर ज़्यादा बल दे रहा है। चीन के द्वारा आपको दौलत बेग ऑलरेडी क्षेत्र में सीमा का अतिक्रमण किया गया। अब देखिए सीमा विवाद सुलझाने में पहले अब अगला चौथा पॉइंट यहाँ देखिए कि सीमा विवाद सुलझाने में पहले इस बिंदु पर हम सहमत हुए थे कि जनसंख्या वाले क्षेत्रों का फेरबदल नहीं होगा, परंतु बाद में चीन इस समझौते से मुकर गया। आपको यहाँ देखिए क्या है सीमा विवाद सुलझाने, आपके यहाँ पर क्या है कि सीमा विवाद सुलझाने, चौथा पॉइंट था कि सीमा विवाद सुलझाने में पहले इस बिंदु पर हम सहमत हुए थे कि जनसंख्या वाले क्षेत्रों का फेरबदल नहीं होगा, परंतु बाद में चीन इस समझौते से मुकर गया। अब कि विवाद को सुलझाने के किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अब छठा आपके यहाँ देखिए भारत के अनुसार सीमा का समाधान सेक्टर के अनुसार, जबकि चीन पैकेज ड्रिलिंग पर बल दे। भारत के अनुसार सीमा का समाधान आपको सेक्टर के अनुसार जबकि चीन पैकेज ड्रिलिंग पर बल दे रहा है। चीन अभी भी 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्रफल पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। तथा अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर भी वह दावा कर। इससे स्पष्ट है कि चीन समस्या समाधान के लिए भारत पर निरंतर दबाव बनाए रखना चाहता है। आपको देखिए चीन अभी भी 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्रफल पर अपना दावा प्रस्तुत करता है तथा अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर भी वह दावा कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि चीन समस्या समाधान के लिए भारत पर निरंतर दबाव बनाए रखना चाहता है। आपको आठवां देखिए चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखा है। वर्ष 1962 के युद्ध के पश्चात चीन ने भारतीय भूभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण भागों पर नियंत्रण कर लिया। वर्ष 1962 के युद्ध के पश्चात चीन ने भारतीय भूभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण भागों पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें लद्दाख एवं तिब्बत के 10 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिनसे भारत एवं तिब्बत के मध्य आवागमन होता था। हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे पर दावा प्रस्तुत कर रहा है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कुछ भाग चीन को पाकिस्तान ने सौंप दिया है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कुछ भाग चीन को पाकिस्तान ने सौंप दिया। इस क्षेत्र में सिनकियांग के मध्य काराकोरम पहाड़ियों में अनेक दलों पर चीन ने नियंत्रण कर लिया है। भारत और चीन के पारस्परिक संबंधों में कुछ खटास नवंबर 2012 में उस समय आई जब चीन ने अपने नागरिकों को जारी किए जा रहे ई पासपोर्ट के पृष्ठों पर वाटर मार्क वाले मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश एवं अक्साई चीन को अपना भूभाग दर्शाया। देखिए भारत और चीन के पारस्परिक संबंधों में कुछ खटास नवंबर 2012 में उस समय आई जब चीन ने अपने नागरिकों को जारी किए जा रहे ई पासपोर्ट के पृष्ठों पर वाटर मार्क वाले मानचित्रों पर अरुणाचल प्रदेश एवं अक्साई चीन को अपना भूभाग दर्शाया। भारत के इन क्षेत्रों पर चीन अपना दावा यद्यपि पहले ही करता रहा है तथा इसके लिए वर्ष 1962 में भारत के साथ युद्ध भी चीन ने लड़ा था, किंतु शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण लाइन का सम्मान करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर भी वर्ष 1993 एवं वर्ष 1996 में किए थे। देखिए भारत के इन क्षेत्रों पर चीन अपना दावा यद्यपि पहले ही करता रहा है तथा इसके लिए वर्ष 1962 में भारत के साथ युद्ध भी चीन ने लड़ा था, किंतु शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण लाइन का सम्मान करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर भी वर्ष 1993 एवं वर्ष 1996 में किए थे। अब सीमा रक्षा सहयोग समझौता आप देखिए चीनी सेनाओं के द्वारा आपको चुमाल देशपांग दौलत बेग ऑलडी बुल्तसे में वर्ष 2013-14 में लगातार भारतीय सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया, जिससे भारत एवं चीन
जिससे भारत एवं चीन के संबंध जिससे भारत एवं चीन के संबंधों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो गया जिससे भारत एवं चीन के संबंधों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो गया। जिसे समाप्त करने के वर्ष 2013 में दोनों देशों के बीच सीमा रक्षा सहयोग का समझौता हुआ। जिसे समाप्त करने के वर्ष 2013 में दोनों देशों के बीच आपको सीमा रक्षा सहयोग का समझौता हुआ, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान आपको निम्नलिखित हैं। जिसमें आपको यहाँ देखिए पहला प्रावधान आपके यहाँ पर है क्या कि एक महत्वपूर्ण प्रगति के अंतर्गत दोनों देशों की सीमा पर नस्ली दबाव, हथियार और वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग का समझौता किया गया। दूसरा देखिए समझौता में कहा गया कि सीमा पर दोनों देशों की सेना एक दूसरे का पीछा नहीं करेगी। समझौता में कहा गया कि सीमा पर दोनों देशों की सेना एक दूसरे का पीछा नहीं करेगी। और तीसरा समझौता देखिए सीमा उत्पन्न होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल किया जाएगा। सीमा पर उत्पन्न होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल किया जाएगा। चौथा आपके यहाँ देखिए सीमा पर सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ताएं आयोजित होगी। सीमा पर सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ताएं आयोजित होगी तो उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाया जाएगा। आपको आर्थिक सहयोग देखिए वर्ष 1979 में चीन आपको डेंग सियाओपिंग वर्ष 1979 आपको चीन में डेंग सियाओपिंग ने आर्थिक सुधार और आर्थिक समृद्धि पर मूल बल प्रदान किया। शीतयुद्ध विश्व चीन की विदेश नीति में आर्थिक समृद्धि, व्यापार एवं वाणिज्य पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। भारत आपको आर्थिक उदारीकरण अपनाए जाने के पश्चात भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार निर्णायक वृद्धि हुई है। वर्तमान समय आपको चीन भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार बन गया। तो वर्तमान समय चीन भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार बन गया है। वर्ष 2010 तक भारत और चीन के मध्य $60 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2010 तक भारत और चीन के मध्य $60 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया था। और इस व्यापार को बेहतर करने के लिए सिक्किम से होकर नाथुला दर्रा को भी खोला गया था। वर्ष 2003 अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा में भारत और चीन के मध्य व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना में कार्यदल की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि सेवा और निवेश के क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग की संभावनाएं अधिक है। दोनों देश वर्तमान समय एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तथा विश्व की भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं। दोनों देश आपको वर्तमान समय एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तथा विश्व की भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं। इसमें देखिए इसमें साझे सहयोग के द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सकती है। भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए $5 अरब के निवेश सहित 11 समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए $5 अरब के निवेश सहित 11 समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह हस्ताक्षर आपको द्वितीय भारत एवं चीन आर्थिक वार्ता द्वारा नई दिल्ली में 26 मार्च 2012 को किए गए। यह हस्ताक्षर को द्वितीय भारत एवं चीन आर्थिक वार्ता द्वारा नई दिल्ली में 26 मार्च 2012 को किए गए। अब देखिए आर्थिक संबंधों में चुनौतियां देखिए आपको भारत एवं चीन के द्विपक्षीय व्यापार के कारण देखिए आपको भारत आर्थिक संबंधों में चुनौतियां देखिए भारत एवं चीन के द्विपक्षीय व्यापार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रायश्चित्ता सिंड्रोम जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी सिंड्रोम का विकास हो रहा है। चीन की सस्ती वस्तुओं के कारण भारत के कई उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं। चीन की सस्ती वस्तुओं के कारण आपको भारत के उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर है। भारत एवं चीन के मध्य वर्ष 2016 में भारत को $45 बिलियन भारत एवं चीन के मध्य वर्ष 2016 में भारत को $45 बिलियन का व्यापारिक घाटा हुआ है। भारत एवं चीन के मध्य वर्ष 2016 में भारत को $45 बिलियन का घाटा हुआ है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का मुद्दा देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का मुद्दा हम देखिए वर्ष 2006 में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी जिसको आपको चीन में आपको यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है। वर्ष 2006 में चीन ने आपको ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग सांगपो पर बांध बनाने का प्रस्ताव किया। वर्ष 2010 तक एक बांध का निर्माण भी कर लिया गया। नया विवाद वर्ष 2013 में उत्पन्न हुआ जब चीन ने तिब्बत में 3 नए बांधों के निर्माण की घोषणा की जो भारतीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है।
देखिए चीन विश्व में 13वां सबसे बड़ा, देखिए चीन विश्व में 13वां सबसे बड़ा सूखा क्षेत्र है। तिब्बत पूरे एशिया के पानी का बड़ा भंडार है। तिब्बत पूरे एशिया के पानी का बड़ा भंडार है। मेकांग नदी, देखिए मेकांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी आदि तिब्बत से होकर होकर जाती है। मेकांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी आदि तिब्बत से होकर जाती है। अब देखिए चीन का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांध से चीन केवल बिजली उत्पादन कार्य करना चाहता है। देखिए ये आपको रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट के अनुसार ये बनाया जा रहा है। देखिए चीन का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांध से चीन केवल बिजली उत्पादन कार्य करना चाहता है। देखिए चीन के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांध भारत जैसे देशों के पानी की मात्रा को प्रभावित नहीं करेंगे। चीन के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांध भारत जैसे देशों के पानी की मात्रा को प्रभावित नहीं करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन का किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ जल बंटवारे का कोई समझौता नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन का किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ जल बंटवारे का कोई समझौता नहीं है। वर्ष 1997 को गैर परिवहन योग अंतर्राष्ट्रीय पानी के समझौते का संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएन कन्वेंशन ऑन नॉन नेविगेशनल डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल वाटर का समझौता हुआ, जिसके विरोध में चीन ने वीटो का प्रयोग किया। भारत के अनुसार चीन केवल जल विद्युत योजना के लिए ही बांध का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि वह सुरंग बनाकर पानी को मार्ग परिवर्तन डाइवर्ट करने की योजना बना रहा है। भारत के अनुसार चीन केवल जल विद्युत योजना के लिए ही बांध का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि वह सुरंग बनाकर पानी को मार्ग परिवर्तन करने की योजना बना रहा है। भारत के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्वी राज्यों की जीवन लाइन है और पानी के विस्थापन से इस क्षेत्र पर न केवल आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि पारिस्थितिक असंतुलन भी पैदा होगा। अब के नीचे वाले राज्यों का भी पानी पर उतना ही अधिकार है। अब के परमाणु मुद्दा, जिसको हम न्यूक्लियर इशू बोलते हैं, वर्ष 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया। परिणाम स्वरूप भारतीय विदेश नीति में वर्ष 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया। परिणाम स्वरूप भारतीय विदेश नीति में अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए वर्ष 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे चीन ने परमाणु ब्लैकमेल की संज्ञा दी। आपके यहाँ पर देखिए क्या शीतयोत्तर विश्व में, देखिए आपको क्या शीतयोत्तर विश्व में वर्ष 1998 के बाद परमाणु परीक्षण के बाद भारत और चीन के संबंध अत्यधिक कटु हो गए था। चीन ने सुरक्षा परिषद में 1172 नामक प्रस्ताव लाते हुए भारत पर कड़े प्रतिबंध की मांग की। देखिए चीन एकमात्र महाशक्ति है जो परमाणु मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत नहीं करता। क्योंकि चीन के अनुसार इससे भारतीय परमाणु हथियारों को वैधता प्राप्त हो जाएगी। वर्ष 2005 के भारत एवं अमेरिका सिविल परमाणु समझौते का विरोध करने वाला चीन मुख्य राष्ट्र था। वर्ष 2005 के भारत एवं अमेरिका सिविल परमाणु समझौते का विरोध करने वाला चीन मुख्य राष्ट्र था। जब भारत एवं अमेरिका के मध्य यह समझौता संपन्न हो गया तो उसने पाकिस्तान को भी सुविधा दिलाने की मांग की। यह बिंदु आपको उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान के परस्पर परमाणु क्षेत्र में सहयोग के कारण भारतीय सुरक्षा का एक बड़ा संकट उत्पन्न होता है। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान के परस्पर परमाणु क्षेत्र में सहयोग के कारण भारतीय सुरक्षा का एक बड़ा संकट उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया और एशिया महाद्वीप में चीन भारत को सदैव प्रतिसंतुलित करने की नीति अपनाता है। वर्तमान समय चीन की विदेश नीति में भारत के प्रति महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। चीन की विदेश नीति में भारत के प्रति महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसके कारण निम्नलिखित है, जिसमें भारत का आर्थिक आपको पता है कि भारत का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय। भारत का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय। दूसरा कि भारत का परमाणु शक्ति संपन्न होना। तीसरा कि भारत अमेरिका जापान और सिंगापुर जैसे राष्ट्रों का पारस्परिक सामरिक सहयोग। देखिए तीसरा आपके यहाँ पे क्या कि भारत अमेरिका जापान और सिंगापुर जैसे राष्ट्रों का परस्पर सामरिक सहयोग। भारत अमेरिका जापान और सिंगापुर जैसे राष्ट्रों का परस्पर सामरिक सहयोग। और चौथा आपके यहाँ पर क्या सितंबर 2001 के पश्चात बढ़ती
आतंकवादी गतिविधियों से चीन भी प्रभावित हो रहा है। इससे चीन भी पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद का विरोधी है। सितंबर 1 के पहले बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से चीन भी प्रभावित हो रहा है, इससे चीन भी पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी का विरोधी है। अब देखिए कश्मीर मुद्दा देखिए, चीन कश्मीर के लोगों के लिए स्टेपल वीज़ा का प्रयोग कर रहा है। चीन कश्मीर के लोगों के स्टेपल वीज़ा का प्रयोग कर रहा है, जिसका अभिप्राय है कि कश्मीर एक विवादास्पद क्षेत्र है और यह भारत का अभिन्न भाग नहीं है। देखिए चीन कश्मीर के लोगों के स्टेपल वीज़ा का प्रयोग कर रहा है, जिसका अभिप्राय है कि कश्मीर एक विवादास्पद क्षेत्र और यह भारत का अभिन्न भाग नहीं है। अब एक आतंकवाद का मुद्दा देखिए, सितंबर 2001 के पश्चात दोनों देश आतंकवाद के खात्मे के परस्पर सहयोग कर रहे हैं और अफगानिस्तान में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां दोनों के हितों के प्रतिकूल है। भारत और चीन के मध्य आतंकवाद के संदर्भ में निम्नलिखित भिन्नताएं भी है। देखिए चीन पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राष्ट्र नहीं मानता। दूसरा जबकि भारत के अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक देश है। फिर आपको तीसरा यहाँ पर देखिए तीसरा भिन्नता अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका के मधुर सहयोग से चीन विदेश नीति में आशंका उत्पन्न होती है। देखिए अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका के मध्य मधुर सहयोग से चीनी विदेश नीति में आशंका उत्पन्न होती है। और चौथा देखिए वर्ष 2009 में कुछ चीन के शिनजियांग प्रांत में हिंसा हुई। इससे भविष्य में आपको चीन के लिए आतंकवाद की बड़ी चुनौती। यद्यपि विचारकों के अनुसार यहाँ कश्मीर और चेचनिया जैसी समस्या नहीं है। वर्ष 2016 में भारत और चीन के बीच आतंकवाद के विरुद्ध आलोचना के क्षेत्र में सहयोग का समझौता हुआ, परंतु चीन के द्वारा आपको पाकिस्तान आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और उसके नेता मसूद अजहर, लश्कर तैयबा के नेता हाफिज सईद का सुरक्षा परिषद के मंच पर समर्थन किया गया। भारत के द्वारा इनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था। अब के तिब्बत इशू देखिए यहाँ पर भारत ने सदैव एक चीन नीति वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है कि ताइवान और तिब्बत चीन के भाग है। ताइवान और तिब्बत चीन के भाग है। वर्तमान समय भारत ने एक चीन नीति का सार्वजनिक समर्थन करना बंद कर दिया, क्योंकि चीन की नीति में कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया। नेहरू ने वर्ष 1950 में तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त भाग माना। इसलिए भारत विदेश नीति में तिब्बत के मुद्दे पर हमेशा एक समान दृष्टिकोण बना रहा। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान तिब्बत को चीनी भूभाग का एक स्वायत्त या अभिन्न भाग माना। भारत ने स्पष्ट कहा कि दलाई लामा भारत में एक धार्मिक गुरु के रूप में निवास कर रहे हैं तथा भारतीय भूमि पर चीनी विरोधी किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं किया जाएगा। परंतु भारत सरकार ने यह भी कहा कि चीन सरकार को तिब्बतियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। दलाई लामा पर भारतीय प्रभाव का भारत चीन पर दबाव बनाने में सफल होता है, क्योंकि दलाई लामा भारत को गुरु देश का दर्जा देते हैं। दलाई लामा के अनुसार देखिए दलाई लामा के अनुयायी पूरी दुनिया में है। वर्ष 2011 में तिब्बत में अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने आत्मदाह किया। चीनी सरकार ने इसमें भी भारत के हाथ होने की आशंका व्यक्त की। वर्ष 2020 में देखिए यह उल्लेखनीय 1,20,000 देखिए यह उल्लेखनीय है कि 1,20,000 तिब्बती शरणार्थी भारत में रह रहे हैं तथा 20,000 तिब्बती नेपाल में निवास कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि 1,20,000 तिब्बती शरणार्थी भारत में रह रहे हैं और 1,20,000 तिब्बती नेपाल में निवास कर रहे हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए सामरिक वार्ता देखिए भारत और चीन के बीच आपको सामरिक वार्ता का आयोजन होता है, परंतु दोनों के बीच आपको सामरिक संबंधों का अभाव है। शीत युद्ध बीच में भारत और चीन के संबंधों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई तथा चीन ने सिक्किम को भारत के अंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। शीत युद्ध बीच में भारत और चीन के मध्य संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई तथा चीन ने सिक्किम को भारत के अंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2005 के बाद पहली बार भारत और चीन के मध्य सामरिक वार्ता आरंभ हुई। दोनों देशों के मध्य आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड भी हुई, जिसका सांकेतिक महत्व आपको निर्विवाद रूप में अत्यधिक है। लेकिन दोनों के मध्य सामरिक समझौता और सहमति तभी दीर्घकालिक हो सकता है जब सीमा विवाद का समाधान कर लिया जाए। जापान चीन एवं भारत
जापान, चीन एवं भारत एशिया की 3 महाशक्तियाँ। जापान, चीन एवं भारत एशिया की 3 महाशक्तियाँ जिनके बीच देखिए जिनके बीच आपको सामरिक प्रतिस्पर्धा कायम है। अब देखिए वैश्विक मुद्दे तथा भारत एवं चीन संबंध, वैश्विक मुद्दे एवं तथा भारत एवं चीन के संबंध देखिए। भारत और चीन दोनों एशिया महाद्वीप की 2 महाशक्तियाँ हैं। दोनों देशों के मतलब आपको सामरिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद अनेक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों विकासशील देश हैं। क्योंकि दोनों विकासशील देश हैं, दोनों के आपसी सहयोग के द्वारा एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। अब के निम्नलिखित वैश्विक मंचों पर दोनों का दृष्टिकोण समान है, जिसमें पर आपको यहाँ देखिए विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की वार्ता है। दूसरा देखिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों का साझा दृष्टिकोण। तीसरा देखिए दक्षिण एशिया हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद एवं नस्ली दवाओं के व्यापार को रोकने पर सहयोग। और चौथा आपको यहाँ देखिए ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग। और पाँचवां आपके यहाँ पर क्या संघाई सहयोग परिषद जिसको एससीओ बोलते हैं। एससीओ में संघाई सहयोग परिषद एससीओ में भारत पर्यवेक्षक राष्ट्र है, जबकि दक्षेश में चीन पर्यवेक्षक राष्ट्र है। देखिए संघाई सहयोग परिषद एससीओ में भारत पर्यवेक्षक राष्ट्र है, जबकि दक्षेश में चीन पर्यवेक्षक राष्ट्र है। आप छठा देखिए भारत रूस चीन त्रिकोण के मुद्दे पर सहमति का प्रयास किया जाए। भारत रूस चीन त्रिकोण मुद्दे पर सहमति का प्रयास किया जा रहा है। सातवां कि ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ब्रिक्स के संगठन में भी दोनों साथ हैं। देखिए आपको आठवां देखिए वर्ष 2003 के बाद चीन ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण या बेहतर होनी चाहिए। वर्ष 2003 के बाद चीन ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण या बेहतर होनी चाहिए। अब चीन का आपको आगे यहाँ देखिए चीन का विवादित आगे आपके यहाँ पर क्या देखिए चीन का विवादित एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। चीन का विवादित एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं देखिए शॉर्ट में बोलते हैं क्या ADIZ बोलते हैं। देखिए चीन ने अपनी विदेश नीति को जापान तथा अमेरिका की तरफ से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर चीन ने अपनी विदेश नीति को जापान और अमेरिका की तरफ से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर इसे आक्रामक स्वरूप देना आरंभ किया। देखिए चीन अपनी इस आक्रामकता के पीछे अपने सैन्य विस्तार, विवादित परंतु खनिज संसाधनों से पूर्ण द्वीपों पर कब्जा, विवादित आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की मंशा रखता है। अब इस दिशा में चीन ने नवंबर 2013 में पूर्वी चीन सागर में अपना पहला एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बार फिर हैकरी दिखाने की कोशिश की है। इस दिशा में चीन ने नवंबर 2013 में पूर्वी चीन सागर में अपना पहला एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बार फिर हैकरी दिखाने की कोशिश की है। उसने इस जोन में न सिर्फ विवादों से घिरे सेकाकू द्वीप समूह के साथ जापान, दक्षिण कोरिया तथा फिलीपींस के वायु निषेध क्षेत्रों को शामिल किया, बल्कि विदेशी विमानों के लिए प्रवेश के कड़े नियम कायदे भी जारी किए हैं। अब किस दिशा में चीन नवंबर 2013 पूर्वी चीन सागर में अपना पहला एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बार फिर हैकरी दिखाने की कोशिश की है। उसने इस जोन में न सिर्फ विवादों से घिरे सेकाकू द्वीप समूह के साथ जापान, दक्षिण कोरिया तथा फिलीपींस के वायु निषेध क्षेत्रों को शामिल किया, बल्कि विदेशी विमानों के लिए प्रवेश के कड़े नियम कायदे भी जारी किए हैं। अब देखिए एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। देखिए एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को किसी क्षेत्र पर दावा ठोकने की कोशिश के तौर पर नहीं लिया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक निर्धारित इलाका समझा जाता है, जिससे देश अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले विमानों पर नजर रखते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने वर्ष 1950 में कनाडा के साथ मिलकर आपको ADIZ बनाने की घोषणा की थी। उस समय इसने कहा था कि दुनिया के हर देश को अपनी सीमा में प्रवेश के नियम कायदे तय करने की कानूनी हक हासिल है। उस समय इसने कहा था कि दुनिया के हर देश को अपनी सीमा में प्रवेश के नियम कायदे तय करने के कानूनी हक शामिल है। अब चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 2014 में देखिए
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 से 19 सितंबर 2014 तक भारत की यात्रा पर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह यात्रा आपकी आर्थिक व्यापारिक मुद्दों पर अधिक केंद्रित है। चीन के गुआंगझाओ और भारत का अहमदाबाद शहरों के बीच सिस्टर सिटी MOU पर हस्ताक्षर हुए। चीन के गुआंगझाओ और भारत के अहमदाबाद शहरों के बीच सिस्टर सिटी MOU पर हस्ताक्षर हुए। अब द्विपक्षीय समझौते यहाँ देखिए कुल 12 द्विपक्षीय समझौते में कुल 12 समझौते किए गए। द्विपक्षीय समझौते में आपको कुल कुल 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुल 12 समझौते पर आपको हस्ताक्षर किए गए, जिसमें आपको रेलवे से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के मुद्दे पर निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्रों से जुड़ा नया रास्ता खोलने हेतु समझौता। दूसरा देखो रेलवे सहयोग बढ़ाने के सहयोग पर सहमति बनी, जो इस प्रकार है। रेलवे सहयोग बढ़ाने के सहयोग पर सहमति बनी, जो इस प्रकार जिसमें पढ़ा देखिए रेलवे की गति को बढ़ाना। दूसरा देखिए हाई स्पीड रेलवे में संभावनाओं का अध्ययन करना। तीसरा देखिए रेलवे स्टेशनों का विकास। देखिए भारत में एक रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए कि पंचवर्षीय व्यापार एवं आर्थिक विकास योजना पर समझौता। 5 वर्ष में 5 वर्ष में आपको चीन से $20 अरब का निवेश जुटाने के लिए निवेश सहयोग बढ़ावा देना। भारत चीन संयुक्त आर्थिक समूह के 10वें सत्र के कार्य वितरण पर सहमति। कस्टम से जुड़े मामलों पर सहयोग समझौता। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग के लिए इसरो और चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन में सहमति। देखिए अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग के लिए इसरो और चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन में सहमति। चीन ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के तौर पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 में भाग लिया। चीन ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के तौर पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 में भाग लिया। मुंबई और शंघाई के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने की समझौता। मुंबई और शंघाई के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के समझौता। भारत एवं चीन की सीमा। भारत एवं चीन सीमा के एक्शन प्लान। देखिए प्रधानमंत्री मोदी भारत एवं चीन सीमा से सटे इलाकों में लोगों को बसाने के रणनीतिक महत्व को भांपते हुए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत एवं चीन सीमा से सटे इलाकों में लोगों को बसाने के रणनीतिक महत्व को भांपते हुए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से एक्शन प्लान तैयार करने को कहा, जिसके प्रोत्साहन के तौर रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई। मोदी ने अपनी चीन यात्रा गिरिनगर और चीन की प्राचीन राजधानी आपको शांसी। देखिए शांसी से प्रारंभ की इस यात्रा के दौरान आपको प्रधानमंत्री 24 समझौते पर हस्ताक्षर किया तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस समझौते में आपको प्रमुख 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। गुजरात औद्योगिक पार्क। गुजरात में आपको औद्योगिक पार्क मुद्रा बंदरगाह और गुआंजू बंदरगाह के बीच सिस्टर पोर्ट समझौता। भारतीय रेलवे और चीन रेलवे के बीच कार्य योजना खनन और खनिज के क्षेत्र में समझौता। देखिए सिचुआन था कर्नाटक के मध्य सिस्टर स्टेट समझौता। क्यूमिन देखिए आपको क्यूमिन में योगा कॉलेज की स्थापना। औरंगाबाद और दुनफुआंग के मध्य सिस्टर सिटी समझौता। अब इस यात्रा के दौरान दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की महत्वपूर्ण चुनौती है तथा यह मानवता की चिंता का विषय है। दोनों देशों ने स्वीकार किया जलवायु परिवर्तन से निपटने के संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन संबंधी संधि UNFCCC तथा क्योटो प्रोटोकॉल सबसे उपयुक्त प्रारूप है। फिर आपको आगे यहाँ पर है
देखिए दोनों देशों ने आपको UNFCCC के अंतर्गत संतुलित समान से कि संतुलित एवं समान प्रभावी समझौते के लिए विचार विमर्श को आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। साथ में ही उत्तरदायित्व में आपको विविधता के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। उत्तरदायित्व में आपको यहाँ देखो उत्तरदायित्व में साथ ही आपको क्या साथ में आपको उत्तरदायित्व में विविधता के सिद्धांत को भी स्वीकार किया था। दोनों देशों ने आपको विकसित देशों से वर्ष 2020 तक आपको विकासशील देशों $100 बिलियन की सहायता की प्रतिबद्धता को स्वीकार करने का अनुरोध किया। आपके समुद्री रेशम मार्ग जिसको अंग्रेजी में सिल्क रूट बोलते हैं, समुद्री रेशम मार्ग जिसको अंग्रेजी में सिल्क रूट बोलते हैं। देखिए चीन ने 2019 में 2014 को $1.6 अरब 10 अरब युआन का एक फंड स्थापित किया है जो चीन के समुद्री रेशम मार्ग के विकास परियोजना में सहायता करेगा। समुद्री रेशम मार्ग की स्थापना का प्रस्ताव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा अक्टूबर 2013 में इंडोनेशिया की यात्रा दौरान किया गया। समुद्री रेशम मार्ग की पुनर्स्थापना का प्रस्ताव चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा अक्टूबर 2013 में इंडोनेशिया यात्रा के दौरान किया गया। अब के समुद्री रेशम मार्ग विकास परियोजना देखिए यह परियोजना आपको दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों देखिए यह परियोजना आपको दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों जिसमें आपको बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। में बंदरगाह एवं बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्राथमिकता देगी। चीन द्वारा आपको क्रमशः हबन टोटा और चिंदकोंग में बंदरगाह परियोजना का निर्माण पहले से किया जा चुका है। देखिए मई 2014 में प्रकाशित परियोजना आपको प्रकाशित परियोजना मानचित्र में आपको ग्वादर बंदरगाह का जिक्र नहीं किया गया, जबकि उसमें कोलकाता और कोलंबो दर्शाए गए हैं जिनके साथ चीन नज़दीकी व्यापार संपर्क बनाना चाहता है। मई 2014 में प्रकाशित परियोजना मानचित्र में ग्वादर बंदरगाह का जिक्र नहीं किया गया, जबकि उसमें कोलकाता और कोलंबो दर्शाए गए हैं जिनके साथ चीन नज़दीकी व्यापार संपर्क बनाना चाहता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए समुद्री रेशम मार्ग का प्रस्तावित रूट देखिए समुद्री रेशम मार्ग का प्रस्तावित रूट यहाँ देखिए यह फुजियान पार्क में देखिए यह फुजियान प्रांत क्वांगझोउ से शुरू होगा और ग्वांझोउ बिहाई और हेकाउ से होता हुआ दक्षिण में मलाक्का जलडमरूमध की ओर जाएगा। देखिए कुआलालंपुर से यह रेशम मार्ग भारत में कोलकाता की ओर जाएगा और फिर शेष हिंद महासागर को पार करता हुआ नैरोबी एवं कीनिया जाएगा। देखिए नैरोबी सीमा मार्ग उत्तर अफ्रीका के नैरोबी सीमा मार्ग तो नैरोबी से यह मार्ग उत्तर की ओर अफ्रीका के श्रृंग के इर्द गिर्द जाता है और वहाँ से लाल सागर के जरिए मेडिटेरेनियन होते हुए एंथेस में एक स्टॉप के साथ वेनिस में आपको भू आधारित रेशम मार्ग से मिल जाता है। फिर देखिए आपको आलोचकों के अनुसार आपको चीन द्वारा प्रस्तावित इस सिल्क मार्ग में अनेक बाधाएं आलोचकों के अनुसार आपको चीन द्वारा प्रस्तावित इस सिल्क मार्ग में अनेक बाधाएं क्योंकि चीन के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री सीमा का विवाद बना हुआ है। जापान एवं चीन एवं चीन के मध्य सेकांकू को लेकर विवाद बना हुआ है। चीन के अनुसार आपको सिल्क रूट केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए है। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए है, सैनिक उद्देश्यों के लिए नहीं। क्योंकि अभी तक चीन द्वारा विदेशों में कभी भी अपने सैनिक तैनात नहीं किए गए हैं। क्योंकि चीन द्वारा विदेशों में कभी भी अपने सैनिक तैनात नहीं किए गए हैं। अब देखिए वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर बीजिंग में वैश्विक सम्मेलन देखिए चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना पर वैश्विक सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में 14 से 15 मई 2017 को संपन्न हुआ। अब क्या है कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर बीजिंग में वैश्विक सम्मेलन देखिए आपको चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना पर यह वैश्विक सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में 14 से 15 मई 2017 को संपन्न हुआ, जिसमें 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित
जिसमें 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष सहित लगभग 100 देशों ने भाग लिया। जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश जो प्रारंभ इस परियोजना का विरोध कर रहे थे, ने भी चीन के कूटनीतिक प्रभाव के कारण इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। देखिए, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश जो प्रारंभ इस परियोजना का विरोध कर रहे थे, ने भी चीन के कूटनीतिक प्रभाव के कारण इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत चीन विश्व में कुल 6 आर्थिक कॉरिडोर बनाए गए, जिसमें रोड, रेलवे, ऊर्जा परियोजना, हवाई यातायात, डैम इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। देखिए, चीन की इस परियोजना को सैन्य तत्वों को चीन की इस परियोजना को सैन्य तत्वों की अनुपस्थिति में मार्शल प्लान था भूमंडलीकरण 2 के रूप में दर्शा रहा है। देखिए, जिससे वैश्विक मंदी को रोका जा सकता तथा विश्व के देशों में आपको सहयोग, आर्थिक खुलापन एवं व्यापार इत्यादि को बढ़ावा दिया जा सके। भारत इस समय में हिस्सा नहीं लिया। भारत द्वारा चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। भारत को चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है। जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि भारत से इस संदर्भ में कोई अनुमति नहीं ली गई। अब के BCIM कॉरिडोर देखिए, आपको भारत एवं बांग्लादेश चीन, तो भारत एवं बांग्लादेश, चीन एवं म्यांमार के बीच व्यापार परिवहन तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के परस्पर आर्थिक सहयोग का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, B से आपको है बांग्लादेश, C से हो गया चाइना और I से हो गया इंडिया और M से म्यांमार आपको हो गया। पहले इसे कुनमिंग परियोजना के नाम से जाना जाता था। चीन के जिनजियांग और यूनान प्रांत चीन के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में सम्मिलित है। ये चीन के समुद्री मार्ग से दूर भी है, इसलिए इन सुदूर क्षेत्रों के विकास के चीन ने इस कॉरिडोर को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया। जबकि भारत उत्तर पूर्वी राज्य सुरक्षा के लिए बोझ माने जाते हैं। जबकि भारत उत्तर पूर्वी राज्य सुरक्षा के लिए बोझ माने जाते हैं तथा इनका विकास सरकार की बड़ी चुनौती है। इस परियोजना के संदर्भ भारत का दृष्टिकोण दुविधापूर्ण था। जबकि वर्तमान में इसे आर्थिक सहयोग एवं लाभ के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। भारत आपको बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ सहयोग के अलग मंचों का भी निर्माण किया गया। भारत को बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ सहयोग के अलग मंचों का भी निर्माण किया गया। उदाहरण गंगा मेकांग परियोजना में म्यांमार सम्मिलित था। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के देशों के तकनीकी आर्थिक संगठन में बांग्लादेश शामिल है। लेकिन इन सभी संगठनों के द्वारा इस क्षेत्र में व्यापार, निवेश एवं पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कॉरिडोर से भारत का नाम और भारत एवं बांग्लादेश के बीच कोलकाता से होकर व्यापार बढ़ाया जाएगा। आपको आगे यहाँ देखिए, मौसम प्रोजेक्ट अथवा स्पाइस रूट देखिए यहाँ पर। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया गया प्रस्ताव है, जिसके अनुसार प्राचीन समय भारतीय व्यापार आपको मानसून की हवाओं के साथ पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करते थे। वर्तमान इसे प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे भारत अपनी सॉफ्ट पावर का विकास कर सके। भारत समर्थित मौसम प्रोजेक्ट अथवा स्पाइस रूट चीन द्वारा समर्थित सिल्क रूट मेरीटाइम सिल्क रूट के प्रति उत्तर में है। भारत समर्थित मौसम प्रोजेक्ट अथवा स्पाइस रूट चीन द्वारा समर्थित सिल्क रूट तथा मेरीटाइम सिल्क रूट के प्रति उत्तर में है। मौसम प्रोजेक्ट के तहत आपको मानसून प्रभावित देशों में एकता की बात कही जा रही है। मौसम प्रोजेक्ट के तहत आपको मानसून प्रभावित देशों में एकता की बात कही जा रही है। स्पाइस रूट परियोजना के तहत प्राचीन मसाला व्यापार के रास्तों को पुनर्जीवित करने की योजना है। देखिए, स्पाइस रूट परियोजना के तहत प्राचीन मसाला व्यापार के रास्तों को पुनर्जीवित करने की योजना है।
अब देखिए शंघाई, देखिए शंघाई सहयोग परिषद, शंघाई शंघाई सहयोग परिषद एससीओ और भारत, देखिए शंघाई सहयोग परिषद एससीओ और भारत, यहाँ देखिए देखिए इसकी स्थापना वर्ष 1996, इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई, इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई था इसकी शिखर वार्ता इसकी शिखर वार्ता वर्ष 1998 वर्ष 1998 को अलमाटी, देखिए अलमाटी कजाकिस्तान में हुई, जिसमें देखिए जिसमें रूस चीन, जिसमें रूस चीन कजाकिस्तान, जिसमें रूस चीन कजाकिस्तान किर्गिस्तान तथा ताजिकिस्तान सम्मिलित हुए। वर्ष 2001 में देखिए वर्ष 2001 के शंघाई शिखर बैठक, वर्ष 2001 के शंघाई शिखर बैठक में उज्बेकिस्तान को छठे नए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2001 के शंघाई शिखर बैठक में उज्बेकिस्तान को छठे नए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2015 उफा रूस सम्मेलन भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बनाया गया। वर्ष 2015 रूस के उफा सम्मेलन में आपको भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बनाया गया और अब सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। अब देखिए शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता से भारत इस क्षेत्र शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता से भारत इस क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकेगा तथा ऊर्जा गैस जैसे महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा कर सकेगा। चीन के दबाव को शंघाई सहयोग परिषद में भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया गया। चीन के दबाव को शंघाई सहयोग परिषद में भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया गया। वर्ष 2012 भारत के द्वारा में भारत के द्वारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की घोषणा की गई। देखिए जिसके द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ सामरिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रभावी बल दिया गया है। अब के पर्यवेक्षक राष्ट्र देखिए अफगानिस्तान, ईरान एवं मंगोलिया। पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान, ईरान एवं मंगोलिया है। इसकी स्थापना मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में पृथकतावाद, आतंकवाद एवं नस्ली दबाव पर नियंत्रण करना था। अब इनके बीच आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग, अंतरसैनिक सहयोग भी हो रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकने के चीन एवं रूस ने इसका निर्माण किया। कुछ लोग इसे पूर्व कर्नाटक भी कह रहे हैं। अब के डोकलाम विवाद देखिए डोकलाम का पठार भारत, भूटान तथा चीन के मिलन बिंदु पर चुंबी घाटी के पास अवस्थित है। डोकलाम का पठार को भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर चुंबी घाटी के पास अवस्थित है। यह पठार भूटान के अधिकार क्षेत्र में आता है। भूटान के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस पर चीन भी अपना दावा करता है। यह भूटान तथा चीन के बीच विवादित क्षेत्र आपको विवादित क्षेत्र है। जुलाई 2017 चीन की सेना ने डोकलाम के पठार पर सड़क निर्माण का आरंभ किया। जिस पर भूटान के अनुरोध पर भारतीय सेना ने चीनी सेना के सड़क निर्माण कार्य का विरोध किया। परिणाम से भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और भारतीय सेना ने चीन के सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। परिणाम से दोनों देशों के बीच लंबे समय तक गतिरोध बना रहा। भारत का मानना था कि यह क्षेत्र भूटान के अंतर्गत आता है, जिससे भारत की रक्षा संधि अतः चीन की सेना द्वारा किया जा रहा है यह कार्य अवैध अतिक्रमणकारी है। चीन का मानना है कि यह क्षेत्र उसका भूभाग है तथा विकास कार्य के वहाँ सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इससे भारत द्वारा विरोध गलत है, तब भारतीय सेना को तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए। अगस्त 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत चीन के मध्य यह गतिरोध अगस्त 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत चीन के मध्य यह गतिरोध समाप्त हो गया था। चीन के डोकलाम क्षेत्र में से अपनी सेना हटाने की घोषणा की गई और सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण विजय रही। अब कि वुहान शिखर सम्मेलन देखिए मई 2018 में भारत चीन डोकलाम विवाद को पीछे छोड़ सहयोग पर सहमत हुए। देखिए मई 2018 में भारत चीन डोकलाम विवाद को पीछे छोड़ सहयोग पर सहमत हुए। चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का समर्थन किया 2019 में। चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया 2019 में। तो यहाँ से आपको ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। अब अध्याय 4 में खुद यहाँ पर है क्या बहुत ध्रुवता विश्व के साथ भारत के संबंध आपको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।